सो नाउ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सो भाई स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत क्यों आन पड़ती है। तो आप में से कोई एक मुझे बताए। सिस्टम की रिस्पांस को चेक करने के लिए। सिस्टम का रिस्पांस तो आप जब चेक करोगे ना, रिस्पांस तो चेक कर सकते हो आप। अब मतलब फिर भी कोई अगर सर ट्रांसफर फंक्शन में सिस्टम में जो पोल जीरो रिस्पांस होगा वो टोटली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी इनपुट के चेक नेचर करने के के लिए। ऊपर। सर इसमें एक पोल मिनट जीरो इस इनपुट पर कैसा आउटपुट आ रहा है? एक मिनट, आप लोगों की आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो आप में से किसी ने कहा कि सिस्टम को रिस्पांस चेक करने के लिए, तो कह सकते हो बिल्कुल है, सिस्टम का रिस्पांस ही तो चेक किया जाता है। लेकिन ट्रांसफर फंक्शन एक और चीज भी देता है। वो चीज ये है कि अगर आपके पास सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाए ना, तो आप उसका बिहेवियर देख सकते हो मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर। अब इनपुट की जो नेचर होती है वो हम रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत पड़ती है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर उसका बिहेवियर चेक कर सके, या विदाउट प्रोवाइडिंग एन इनपुट हम उसका सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो प्रिडिक्ट कर सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम्स के अंदर होता ये है कि अगर मुझे सिस्टम का बिहेवियर चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिस्टम है उसके साथ एक इनपुट कनेक्ट कर दूंगा, अब वो सिस्टम बिहेव करना शुरू करेगा और देन आप उसकी ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखोगे। यानी कि कुछ इसी तरीके से मिसाल है। वो कहते हैं ना कि भाई देखोगे, जांचोगे और फिर उसके बाद आप रिजल्ट वगैरह लिखना शुरू करोगे। ये वही मिसाल है जिस तरीके से साइंटिफिक थ्योरी में नहीं होता था कि भाई एक आप चीज को कुछ है ना, क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व किस तरीके से कर रहे हो कि भाई कोई मैकेनिकल सिस्टम है वो मूव कर रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व करने के बाद आपने कुछ एनालिसिस वगैरह किया, एनालिसिस करने के बाद आपने क्या कर दिया, एक लॉ प्रोड्यूस कर दिया, लॉ कर दिया, या फिर आप ये समझे कि आपने उसका रिजल्ट कंक्लूड कर दिया। सो दिस इज हाउ यू आर गोना फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, बट बाय हेल्पिंग ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, मतलब बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। अब आपने मैकेनिकल इनपुट कनेक्ट किए बगैर, मतलब सिस्टम के अंदर कोई चेंज, और मतलब आपने क्या किया है, उसका मैथमेटिकल मॉडल आ गया, एंड बाय यूजिंग दैट मैथमेटिक्स आपने सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो प्रेडिक्ट कर लिया। तो कुछ चीजें वैसे होती हैं। तो खैर लैब नंबर 2 है, लैब नंबर 2 मुझे कोई पढ़ के बताएगा लैब नंबर 2 है क्या? क्या हो गया, सब सो गए? सर मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। चले सही है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे हम लोग किसकी, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल सिस्टम की। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की तो आप लोगों ने ईएनए के सब्जेक्ट में कर ली होगी यकीनन। इलेक्ट्रिकल का कुछ अंदाजा है? भाई देखो, हमारे पास सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल होगा या तो मैकेनिकल होगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या हो सकता है कि इसके अंदर एक हमारे पास सोर्स होगी, या तो वो क्या होगी, एसी होगी, या तो हमारे पास वो डीसी होगी। ये तो हो गई सोर्स की वो हो गई, नेचर हो गई। दूसरा ये है कि वो करंट भी हो सकती है, करंट सोर्स भी हो सकती है, वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकती है। उसके अंदर आपके पास रेजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जब वहाँ पर डिस्क्रीट कंपोनेंट आ जाते हैं, लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है, तो उस सूरत में इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो डिफरेंट तरीके से निकलता है। बाज़ औक़ात कुछ ये भी हो सकता है आपके पास कि भाई ये ऑप-एम्प-शोप-एम्प आ जाए। तो तकरीबन इसके अंदर इनपुट और आउटपुट क्या होगा, वो क्या होगा, या तो आपके पास क्या होगा, वोल्टेज इनपुट होगा और वोल्टेज आउटपुट होगा, या तो आपके पास वोल्टेज इनपुट होगा, करंट आउटपुट होगा, या तो करंट इनपुट होगा, आईएन जिसे कहते हैं, करंट आउटपुट होगा। सो इस तरीके से आपके पास वोल्टेज और करंट के एतबार से
ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का चेंज हो रहा होगा, ठीक है? हमेशा एक बात याद रखो, इनपुट और आउटपुट हमारे पास क्या हो सकते हैं, या तो वोल्टेज होगा या तो करंट होगा। बट मैकेनिकल सिस्टम के अंदर फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि इसके अंदर मोशन आ जाती है। सो ट्रांसलेशन, और दूसरी इसमें क्या आ जाती है, ट्रांसलेटरी मैकेनिकल सिस्टम, और एक आ जाता है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने, मैं अगर जो कह रहा हूँ बात, वो सही कह रहा हूँ थ्योरी के एतबार से। एम आई राइट? जी सर। रोटेशनल आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये बहुत पेचीदा है, ये हम लोगों ने पढ़े हैं, मतलब हमें तो पढ़ाने वाले सर पाशा साहब थे, और सर पाशा साहब ने इतने हलवे तरीके से पढ़ाया था ना, तो समझो वो रटने वाली बात थी, तो हम लोगों ने वो रट ली। सिंस इससे हम लोगों के साथ कोई इतना कांटेक्ट है नहीं ट्रांसफर फंक्शंस वगैरह के साथ, तो खैर अब ये चीज़ें हमारी भी कमज़ोर पड़ चुकी हैं। अलबत्ता ट्रांसलेशन सिस्टम जो होता है वो बड़ा इस्तेमाल होता है, और ट्रांसलेशन सिस्टम से मुराद क्या है कि तो जिसके अंदर क्या आ रही होगी, ऐसी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रही होगी, या तो ये 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 आ रही होगी। सो मतलब ये 3 एक्सिस होती है ना, ये वाली, ये जो हम लोग बनाते हैं एक्स, वाई, ज़ेड। सो इन एक्सिस के अंदर हमारे पास लीनियर मोशंस आ रही होंगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल को छोड़ते हैं, पहले मैकेनिकल से स्टार्ट करते हैं। तो तमाम के तमाम मैकेनिकल लीनियरली सिस्टम। जी? लीनियरली टाइम इनवेरिएंट्स होंगे ना, ये सिस्टम्स जो होंगे ट्रांसलेशनल जो होंगे अ मैकेनिकल। अ, हाँ, हाँ। एलसीएस जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ये एलटीआई सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? हम लोग अभी जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर सिस्टम्स नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, वो हम लोग करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से करते हैं। यानी कि जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से फाइंड आउट करते हैं। सो अभी यहाँ पर हम जितने भी सिस्टम्स पढ़ेंगे, वो तो लीनियर होंगे, टाइम इनवेरिएंट होंगे, और क्या कहते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होंगे। वो इस वजह से लीनियरिटी, एक तो ये है कि जो हमारे पास मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है, उसको आसान कर दी है। आपके पास सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस आएँगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस आएँगी, जिनको सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट्स क्यों? क्योंकि भाई हर टाइम के ऊपर उसका रिस्पॉन्स सही होगा, ठीक है? सो टाइम इनवेरिएंट होगा, टाइम के एतबार से सिस्टम के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही होगी। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे पास जो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं, अब जैसे एक रॉकेट है, ठीक है? अब रॉकेट फ्लाई कर रहा है, सही है? अब इस रॉकेट के अंदर, रॉकेट जब फ्लाई कर रहा होता है, तो इसके अंदर एक फ्यूल मौजूद होता है, और उसके अंदर अपनी ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। सो विद द टाइम बीइंग, इसके अंदर जो वेट की जो एतबार, वेट जो होता है ना, वो थ्रू आउट क्या हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा लेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हर टाइम के ऊपर सिस्टम को जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स चाहिए होंगे, वो अलग-अलग चाहिए होंगे। शुरू में इसको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होगा, आहिस्ता-आहिस्ता उसको थ्रस्ट कम रिक्वायर्ड होगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ क्या कहते हैं, टाइम वेरिएंट सिस्टम, क्योंकि टाइम के एतबार से वो चेंज हो रहे हैं। और जबकि आपके पास जो एसी वगैरह है, ये टाइम के एतबार से चेंज नहीं हो रहे होते। इसके अंदर जो आपके पास मतलब इनपुट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, या तो हाई होती है या तो लो होती है। सो इस वजह से आप उसे क्या कहते हैं, टाइम इनवेरिएंट कहते हैं। टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंस के मामले में अगर थ्योरी के अंदर पढ़ा जाए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इस कंट्रोल सिस्टम में एलटीआई सिस्टम्स को ही क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। एलटीआई। सो मैकेनिकल सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे, तो मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास कोई भी मैकेनिकल सिस्टम होता है, तो वो 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट अ, ऑफ 3 थिंग्स। तमाम के तमाम जितनी मैकेनिकल सिस्टम है, 3 चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर। या तो उसके पास क्या होगा, कोई भी सिस्टम है, या तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। अगर कोई भी एक बॉक्स है, जैसे फ्लाईव्हील की अगर हम बात करें, तो गाड़ी के अंदर मौजूद जो फ्लाईव्हील है, वो है क्या? बिल्कुल एक मास है। तो मास होगा, ठीक है? अगर 2 पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, 2 पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो पूरा वो सिस्टम जो होगा, स्प्रिंग होंगी उसके अंदर, या तो उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, डैम्पर्स होंगे। अब ये डैम्पर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा
तो डैम्पर और स्प्रिंग क्या है भाई? इट्स एन डिवाइस जो कि क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है। क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है। लेट्स सपोज एक स्प्रिंग है, उसको मैंने क्या किया? एक्सटेंड किया, तो अब वो क्या किया? आपने जो भी फोर्स लगाई है वो उसने क्या कर दी? सेव कर दी। जैसे ही आपने उसको क्या करा? छोड़ा, तो वो स्प्रिंग क्या होता है? आपस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एंड वाइस वर्सा। तो एक स्प्रिंग होता है, इसके अंदर भी हमारे पास जब आप फोर्स लगाते हो तो इसका एक नेट रिजल्ट निकलता है, F बराबर होता है किसके? kx के। एक चीज ये होती है, एक मास है, इसके ऊपर आप जब फोर्स लगाते हो तो इसके ऊपर एक कोई ना कोई चीज आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? F इज इक्वल्स टू m में। यार ये मुझे कौन मैसेज कर रहा है? सही है, अच्छा, ऑफिस से। सो मैं कहाँ पे था? हाँ, यहाँ पे पहुंच गया। तीसरी चीज जो होती है, दैट्स कॉल्ड डैम्पर। डैम्पर की कोई मुझे आसान सी एग्जांपल दे सकता है? तो थ्योरी में हम इसकी जगह फ्रिक्शन इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक चीजों को जहाँ रेजिस्ट कर देता है ना, रोकता है। ये रेजिस्ट करता है, मतलब किस तरीके से रेजिस्ट करता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट डैम्प्स द फोर्स। जो एब्रप्ट चेंज आ रहा होता है ये उसको क्या करता है? डैम कर देता है, बिल्कुल जाइल कर देता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास बाइक अगर है या कार है, तो कार के अंदर एक चीज होती है जिसको हम लोग लोकल जबान में जंप कहते हैं। वो जो जंप होती है उसके अंदर एक सिलेंडर नुमा कोई चीज होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं? डैम्पर कहते हैं। और उसके इनसाइड या आउटसाइड क्या होती है? हमारे पास एक अदद स्प्रिंग होती है। एक अदद क्या होती है? स्प्रिंग होती है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करता क्या है कि जब आपके पास बम्प आते हैं तो आपका जो व्हील होता है वो नीचे की तरफ दबता है। जब नीचे की तरफ दबता है तो स्प्रिंग क्या करता है? उसको पूरी फोर्स के साथ ऊपर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो डैम्प है ना, ये उसके एब्रप्ट स्प्रिंग के जो एब्रप्ट चेंज होता है ना, ये उसको क्या करता है? जाइल कर देता है, बहुत आहिस्ते से लेके जाता है, जिसकी वजह से आपको कम से कम फोर्स महसूस होती है। अच्छा, इन सब की जो इक्वेशंस होती हैं एफ फोर्स की, वो ये होती हैं। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एफ इज इक्वल्स टू एम है, तो ये एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, और ये हो जाता है एफ इज इक्वल्स टू बी वी। इसको बहुत से लोग सी वी वी कहते हैं, वेयर बी इज द, बी का क्या होता है? जिसको आप लोग क्या कहते हो? फ्रिक्शनल कोफिशिएंट भी कहते हो, डैम्पिंग कांस्टेंट भी कहते डैम्पिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो बहुत सी जगह इसको बी भी कहा जाता है, बहुत सी जगह इसको सी भी कहा जाता है। मैं बी इस वजह से करता हूँ क्योंकि भाई ये डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, जो कि लिक्विड, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है इस डैम्पर के अंदर, उस लिक्विड का होता है ये। इसके अंदर मोस्टली ऑयल होता है, वो ऑयल जो होता है हाइड्रोलिक ऑयल होता है। तो सो थोड़ा सा ये मतलब जो आपका जो जो गाड़ियों में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल नहीं होता, ऑटोमोबाइल ऑयल नहीं होता, बल्कि ये हाइड्रोलिक ऑयल होता है। इसकी अपनी कोई सर्टेन विस्कोसिटी होती है, एंड फिर जब इसकी आप जब डिटेल एनालिसिस वगैरह करोगे तो फिर आपको ये पता चलेगा ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, हम लोगों ने पहले देख लिया था इससे पहली वाली लैब के अंदर कि भाई हम लोग को अगर सिस्टम की क्या कहते हैं इनपुट पता है, आउटपुट पता है, तो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों करते थे ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये याद है ना मैंने जो लास्ट टाइम चीजें करवाई थी? सो मैं उन चीजों को अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा ये यार, ये जब मैनुअल खोलोगे ना तो मैनुअल की जो स्टार्टिंग होती है वो क्या होती है? हमारे पास डैम्पिंग से स्टार्ट होती है। आई थिंक आई नो आप लोग सबको पता चल गया होगा कि ओवर डैम क्या होता है, क्रिटिकल डैम क्या होता है, अंडर डैम्प होता है। सो बताने की मुझे जरूरत है? थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सो मैं इस चीज को स्किप करते हुए डायरेक्ट क्या करता हूँ, अपनी जो लैब है उसकी तरफ आता हूँ। ठीक है, सो हमारे पास एक ये मैकेनिकल सिस्टम के हम लोगों ने देख सर लिया कि ये जो आपने लिखा है एलडीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एलडीआई की फुल फॉर्म? लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ओके सर। लीनियर टाइम इनवेरिएंट, यार ये वही है जो एसएनएस में पढ़ते थे। अच्छा, तो एक मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि एक मेरे पास दीवार है, एक वॉल है। अब इस वॉल को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इस वॉल के साथ क्या किया हुआ है कि जो तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं,
उसके वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ये आ गया आपके पास एक अदद स्प्रिंग, ये आ गया एक अदद आपके पास डैम्पर, और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक मास ऑफ ब्लॉक के साथ। ये कुछ इस तरीके की चीज़ है, आपने देखा होगा कि गाड़ियों, बल्कि नहीं, ये कुछ इस तरीके से एक चीज़ लगी हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी सी एग्ज़ाम्पल है, जो कि आप लोग बड़े यूज़ करते हो। ये समझो कि ये आपके पास जो फ्लाई व्हील है, जो व्हील आता है आपके पास, ये व्हील है, ये मास जो है, उस व्हील के साथ ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये क्या हुआ है, ये आपके वो जो कार का जो जंप होता है, ये वो है, और ये जो चीज़ है जो बिल्कुल हिंज्ड हुई हुई है, जिसको मैं ग्राउंड कह रहा हूँ या वॉल कह रहा हूँ, ये समझिए गाड़ी का क्या है, आपके पास एक चेसी है। सो इस तरीके का एक आपके पास मैकेनिकल सिस्टम है। इस मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर एक चीज़ अप्लाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, जो कि कहाँ है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ जब इसके ऊपर फोर्स लगती है, तो एक इसका आउटपुट होता है, जिस आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, और वो भी क्या होती है, नीचे की तरफ होती है। अब जब फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये क्या करेगा, अगर ये मेरे पास इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, ये एक्स नॉट पोजीशन है, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा व्हेन यू अप्लाइड अ फोर्स, सो इट विल गो लाइक दिस। तो यहाँ की तरफ आएगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई इसकी एक नई पोजीशन होगी, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, x1 कह रहे हैं, एंड thus you can say that when you apply a force on the system, so it will displace with a certain distance, एक कोई ना कोई distance cover करेगा। So this is our input, this is our output, and output divided by input is what, transfer function। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन को। सो फाइंड आउट करें भाई। Yes, sir. अच्छा, मैं कुछ चीजें और ढूंढ लूं। हाँ जी, मिल गई। सही जी। तो ये एक पर्चा ये हो गया, कहाँ है? तो दिस इज माय पेज नंबर 2। हमें पता है ये मैकेनिकल सिस्टम है, और हमें एक चीज और पता है कि भाई सिग्मा एफ, यानी कि जो सम आप इस पर लगा रहे हो, ये जो टोटल आपके पास जो ये इनपुट है, कहाँ गया, ये वाला जो इनपुट है, दैट इज, मैं क्या कह रहा हूँ, ये फोर्स है, ये टोटल फोर्स है, जिसको मैं सिग्मा एफ कह रहा हूँ। आप इसको कुछ और भी कह सकते हो। ये जो सिग्मा एफ होगा, ये एफ किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मास के ऊपर लगने वाली फोर्स, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, एफ एम कह रहा हूँ, प्लस की साइन स्प्रिंग के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसकी, तो एफ स्प्रिंग कर दिया, और एफ इज इक्वल, और प्लस डैम्पर के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है, ये उसका मजमुआ है। सिंस आपने सिग्मा एफ किया है, लेकिन वहां पे आपके पास जो ब्लॉक डायग्राम है, वहां पे तो सिंपल एफ था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल एफ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे एक चीज और पता है कि भाई मास के ऊपर लगने वाली फोर्स बराबर होती है मेरे पास एम ए के। ठीक है, दूसरी जो स्प्रिंग के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है, वो बराबर होती है के एक्स के, और डैम्पर के ऊपर जो लगने वाली फोर्स होती है, वो बराबर होती है किसके, बी वी के। वेयर ये वी क्या है, वेलोसिटी है, ये एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई, किसके अंदर, टाइम डोमेन के अंदर। ये जितनी ये बात हो रही है, वो टाइम डोमेन के अंदर कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या एक चीज दरियाफ्त की थी, वो दरियाफ्त ये की थी कि अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग, किसी सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं क्या हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक्सेलरेशन को अगर मैं डिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। भाई हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये हमें पता है भाई, पढ़ते यस हुए आए हैं हम लोग। और इसी तरीके से जो वेलोसिटी होता है, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी कि अगर डिस्टेंस का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूं, तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। हम लोग करते हैं क्या है कि ये जितने भी ए आ रहे हैं, उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि किस वजह से, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि आउटपुट क्या आ रहा है, डिस्टेंस है, तो इस वजह से। तो विदाउट वेटिंग ये हो जाएगा एम। अच्छा, एक चीज और है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को आसान इसी से हम लोग शो भी कर सकते हैं, वो किस तरीके से, डॉट की मदद से। अगर एक्स के ऊपर सिंगल डॉट है, तो वो मतलब वेलोसिटी है,
अगर एक्स के ऊपर क्या है, डबल डॉट है, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन है। तो मैं यहाँ करता क्या हूँ, एम एक्स के ऊपर डबल डॉट प्लस की साइन, के एक्स को ऐसे रहने वो, बल्कि के एक्स को वहां लिख दूंगा, पहले बी भी लिख देता हूँ, तो ये बी आ जाएगा। कैपिटल बी लिख दो, स्मॉल बी लिख दो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर कैपिटल बी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं कैपिटल बी ही रखूंगा हर जगह। ये आ जाएगा सिंगल डॉट, और इसी तरीके से के बार आ जाएगा हमारे पास सिंपल। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब मैं क्या करता हूँ, लैप्लास लेता हूँ, ये जब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता हूँ, तो दिस एफ इज गोइंग टू बी माई एफ ऑफ एस। ठीक है जनाब। और याद रखें, जब हम लोग क्या कहते हैं, एक्स के ऊपर ये एक्स आ रहा है, एक्स ऑफ एस आ रहा है, इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव है, तो जब हम लोग इसको क्या लैप्लास में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कुछ चीजें होती हैं, शायद आप लोगों को मालूम हो, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। एम तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जब एक्स डॉट का, यानी कि एक्स डबल डॉट का जब आप क्या लोगे, लैप्लास लोगे, तो लैप्लास लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस आ जाता है। सही है जनाब, ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप क्या करोगे, से एक सिंगल डॉट का लैप्लास लोगे, सो वो बराबर हो जाता है सिंपल एस एक्स ऑफ एस के। और इसी तरीके से एक सिंपल एक्स है, आप और उसका क्या करते हो, लैप्लास लेते हो, सो इट इज गोइंग टू बी कुछ लाइक दिस। ठीक है। सो एक्स डबल डॉट है, तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख दूंगा एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। इसी तरीके से ये है, तो ये हो जाएगा बी ऑफ एस एक्स ऑफ एस, के की साइन एक्स ऑफ एस। अब यहाँ जितने भी आप देख सकते हो, ये सारे एक्स ऑफ एस एक्स ऑफ एस एक्स ऑफ एस सब में कॉमन है, तो मैंने क्या किया, कॉमन बाहर ले लिया, यानी कि एक्स ऑफ एस यहाँ पर आ गए, और ये बाहर आ चुके हैं, और बाकी अंदर क्या बचे, एम एस स्क्वायर प्लस की साइन बी ऑफ एस प्लस की साइन के, कुछ इस तरीके से ये आ गया, और बाहर एफ ऑफ एस ये आ गया। ये एक्स ऑफ एस क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई और वहां के डिवाइड हो जाएगा, तो एफ ऑफ एस डिवाइड बाय एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू एम एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के। तो कुछ इक्वेशन ये आ गई। प्रॉब्लम ये है कि हमें इनपुट ओवर आउटपुट नहीं, आउटपुट ओवर इनपुट मालूम करना है। सो दिस इज माय आउटपुट, ये मेरा क्या है, इनपुट है। तो ट्रांसफर फंक्शन यही आएगा, नहीं ट्रांसफर फंक्शन ये तो नहीं है। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए मैंने क्या किया, ऊपर ये इसको क्या कर दिया, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो जिसकी वजह से जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि x ऑफ s डिवाइडेड बाय f ऑफ s इज गोइंग टू बी इक्वल 1 ओवर ms स्क्वायर प्लस bs प्लस k। तो ये इक्वेशन आ जाती है। सो दिस इज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। Function. तो मेरे ख्याल से ये ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से आया, ये आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। जी सर। अच्छा, इसके बाद एक चीज और थी, वो ये थी कि इस सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड बाय द हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री। मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो भी पॉलिनोमियल डिग्री होती है, पॉलिनोमियल डिग्री डिफाइंस ऑर्डर ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का जो ऑर्डर होता है, इट इज डिफाइंड बाय द पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उसके ऊपर डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, सो द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज योर 2। बट ये तो ट्रांसफर फंक्शन देख के आपने पता लगाया ना, ट्रांसफर फंक्शन को देखे बगैर आप कैसे पता लगा सकते हो, पता लगा सकते हैं। तो भाई किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के अंदर या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम में नंबर ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट,
एलिमेंट, जितने भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे ना, उतने ही आपके पास ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होगा, उतना ही आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होगा। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है आपके पास, सेकंड ऑर्डर सिस्टम आ रहा है। तो और आप मैकेनिकल सिस्टम को देख के भी पता लगा सकते हो कि ये मैकेनिकल सिस्टम है आपका। क्या हुआ, ब्लर क्यों हो गया ये एकदम? हाँ, अब सही है। सो ये आपके पास आप देख सकते हो, एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ये लगा हुआ, एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ये लगा हुआ, द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज 2। इसी तरीके से अगर मैं एक आपके सामने इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाऊं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कुछ इस तरीके से कि ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, एक अदद आपके पास क्या है, रेजिस्टर है, एक अदद आपके पास क्या है, कैपेसिटर, इंडक्टर है, एक अदद आपके पास क्या है, कैपेसिटर है। सो इस सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा? ठीक। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हो यार भाई? एक एनर्जी ये स्टोर कर रहा है, एक एनर्जी ये स्टोर कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज 2। क्या हो गया? ये तो पता होना चाहिए भाई। रेजिस्टेंस को एनर्जी स्टोर करता है? नहीं। इंडक्टर क्या करता है? स्टोर करता है। किस चीज को स्टोर करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को। किसमें? ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज, सॉरी, कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज को स्टोर करता है। किसमें कन्वर्ट स्टोर करता है? अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। तो भाई ये कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद, ये याद होनी चाहिए। सो भाई अब हम लोग फाइंड आउट करें कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम को किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट कौन सा, आउटपुट कौन सा है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा? किसी ना किसी कंपोनेंट के ऊपर होगा, या तो वो इन दोनों के ऊपर होगा, या तो इन दोनों के ऊपर होगा। लेट्स सपोज एक मेरे पास दो सर्किट बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, और उनके सामने मैं अब क्या करता हूँ, कुछ चीजें भी लेके आता हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टर, ये आ गया इंडक्टर, और ये आ गया कैपेसिटर, और ये इस तरीके से आ गए। और इसी तरीके से एक मेरे पास एक और सर्किट है, सेम इसी तरीके का। ये कैपेसिटर आ गया, और ये सर्किट को बंद कर दिया। ये जो सर्किट है इसके अंदर जो वी आउट है वो ये है, यानी कि ये मेरे पास वी आउट है। एक सर्किट है इसके अंदर, ये मेरे पास वी आउट है। तो सवाल मेरा, और ये मेरे पास कोई वी इन है, ये कोई मेरे पास वी इन है। सवाल मेरा ये है कि दोनों के ट्रांसफर फंक्शन सेम होंगे या अलग होंगे? अलग होंगे सर। दोज हु आर इन फेवर अलग होंगे। कौन कौन कहता है? और कौन कहता है सेम होंगे? सर अलग ही होंगे। अलग ही होंगे। सो चले भाई, आप लोगों की बात मान लेते हैं, जो लोग कहते हैं अलग होते हैं, लेकिन दर हकीकत अलग ही होते हैं। वो क्यों? देखें, असल में होता ये है कि यहाँ इसके अक्रॉस अगर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो वोल्टेज लाजमी सी बात है चेंज होगा। वोल्टेज जो आउटपुट होगा वो चेंज होगा, और यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो यह भी चेंज होगा। सिंस दीज टू वोल्टेज आर डिफरेंट, तो भाई लाजमी सी बात है इनका ट्रांसफर फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन? मैं इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करूं, सो व्हाट इज द बेस्टेस्ट आइडिया टू फाइंड आउट द क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन? बेस्ट तरीकेकार क्या है? सब मैश लगाएंगे लूप में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लगा सकते हो, केवीएल लगाओ, केसीएल लगाओ, सुपर पोजिशन लगाओ। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, और क्या होता था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, वोल्टेज डिवाइडर। वो बीडीआर लगा दो, सीडीआर लगा दो। और क्या क्या होते थे? बस यही तो चंद मेथड्स होते थे। नॉर्टन, थेवेनियन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरपोजिशन, केसीएल, केवीएल, और सीडीआर, वीडीआर। बस यही तो चार है ना, हम लोगों ने पढ़े मेथड्स ऑफ एनालिसिस।
तो आप इसमें से कुछ भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं वीडीआर की मदद से भी कर सकता हूँ। कैसे? अब इसके अक्रॉस में वोल्टेज मालूम करना चाह रहा हूँ, तो ये वीडीआर के अक्रॉस भी हो सकता है। तो वीडीआर के जरिए से कैसे होगा कि भाई यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप है, तो उससे पहले मैं एक आसान वाला तरीका, बहुत से लोग आपको क्या करते हैं कि पहले ये वी इन है, वी इन बराबर होगा किसके पास के ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। तो कुछ इस तरीके से ये लोग हरकतें शरकतें करते हैं। मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं किस सिंपल सा एक बिलीव करता हूँ कि मुझे अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास इन आर एस की वैल्यूज है ना, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरीके से, तो ये वी इन बराबर हो जाएगा वी एन एस के। ये सिंपल आर है तो ये आर ही के बराबर रहेगा। ये जो मेरे पास क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होती है, ये रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, ये इंडक्टेंस बराबर हो जाएगी एल एस के। और ये जो कैपेसिटेंस है ये बराबर हो जाएगी 1 ओवर एस सी के। ठीक है? आप इन दोनों का मालूम करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, इसके अक्रॉस वीडीआर लगाते हो, तो ये एक पूरी रेजिस्टेंस हो गई, एक ये हो गई, तो आप इसके अक्रॉस वीडीआर लगाते हो, तो वीडीआर किसके बराबर होता है? अगर वी आउट मालूम करना है, तो वी आउट बराबर होगा इनकी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि एल एस प्लस 1/SC मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, वी इन से, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि आई आर प्लस एल एस प्लस 1/SC। ये हो जाएगा वी इन यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल्स टू, तो एल एस प्लस की साइन 1/SC डिवाइडेड बाय आर प्लस एल एस प्लस 1/SC। तो ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है। अब आप देखना, जब आप इसके अक्रॉस वीडीआर लगाओगे तो इट वुड बी डिफरेंट। तो कोई मुझे बताए कि ये वाले जो सर्किट जब सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है आंसर? हाँ तो जनाब क्या आया आंसर, बताएंगे कोई? न्यूमरेटर में सिर्फ 1/SC आएगा ना फिर? मुझे नहीं पता, आप ये वाली की बात कर रहे हो, ये वाली की बात कर रहे हो? ये दूसरे वाले की। दूसरे वाले का मुझे पता ही नहीं है भाई, मैंने इसको पहले कभी सॉल्व ही नहीं किया है। तो बस वो आप अपने लोग अपने हिसाब से बता दो क्या आएगा। हाँ, न्यूमरेटर में जो आप लोग कह रहे हो ना कि 1/ST मल्टीप्लाई हो रहा होगा वी से, सही कह रहे हो, सही यही आएगा। हाँ, अब देखा मैंने, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। हाँ तो कुछ आया जनाब? सर सिर्फ न्यूमरेटर में 1/SC आ रहा है, वरना डिनोमिनेटर तो वैसे ही है जैसा पिछले वाले का था। हाँ तो ट्रांसफर फंक्शन चेंज तो हुआ है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन अगर है तो चेंज तो हुई है। सर चैट में आंसर आ गया। चलो सही है। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई ये सारी चीजें हैं क्या। सो अच्छा, एक चीज और थी वो मैंने समझानी थी, वो क्या थी कि वो ये थी कि हमारे पास वो अव्वल तो मुझे ये समझानी चाहिए ही नहीं कि आप लोगों को ये वाली, क्योंकि ये अगली वाले लैब का पार्ट है, लैब नंबर 4 का। लेकिन जिसने भी ये लैब डिजाइन की है, उसने एक ये मतलब एक प्रॉब्लम की है। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा नॉट और जीटा एक चीज होती है हमारे पास। तो वो है क्या चीज, वो मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। एक और मेरा पेज है, अच्छा ये है मेरे पास 2, ये है 3, ये है 1। तो नाउ ये मेरे पास पेज नंबर 4 आ गया।
एक मिनट में इसको सही कर लूं पेज को। तो दिस इज माय पेज नंबर 4। अभी जो हम लोगों ने मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया था दैट वाज 1 ओवर ms स्क्वायर प्लस bs प्लस k, यही था ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, जनरली ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम आया है। तो एक हमारे पास सेकंड ऑर्डर कुछ ट्रांसफर फंक्शन के हमारे पास क्या होते हैं, अगर मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, कोई ना कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं, प्री डिफाइंड ट्रांसफर फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड, यानी कि उसके कुछ जेनेरिक ट्रांसफर फंक्शन के हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं। तो एक होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का जेनेरिक, फर्स्ट ऑर्डर जेनेरिक सॉरी FIRST फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन TF T डॉट F, वो बराबर होता है 1 ओवर टाउ S प्लस 1। सो ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। दिस इज माय क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो किसी भी सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप ट्रांसफर, फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वो 1 ओवर टाउ S प्लस 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर TF जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर, यही होता है ना ओमेगा एन स्क्वायर। एक मिनट में चेक करना है तो हाँ यही है, सही है। ओमेगा एन स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये टाउ हो जाता है, तो टाउ इज द सेटलिंग टाइम। टाउ जो चीज आ जाती है वो हो जाती है आपकी सेटलिंग टाइम हो जाती है। और जीटा जो होता है इट्स कॉल्ड डैम्पिंग कोएफिशिएंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग रेशियो सॉरी। अब इस वाले के अंदर एक आ जाती है नई चीज ओमेगा एन और एक आ जाती है हमारे पास जीटा। जीटा क्या चीज है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो, और एक चीज आ जाती है हमारे पास ओमेगा नॉट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें तो पढ़ी होंगी। सो मुझे ये बताया कोई डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? हेलो हेलो, कोई है? सो गए? नहीं सर है। तो ये ओमेगा एन पहली दफा देख रहे हो, ये जीटा पहली दफा देख रहे हो क्या? पहले मुझे तो ये बताओ यार। देखो भाई सिंपल सी बात है, क्लास में मौजूद हो, थोड़ा सा मेरा एक जो अंदाज होता है, थोड़ा मेरा अंदाज जो है वो दोस्ताना होता है, तो इस वजह से अगर झूठ भी वो मतलब कुछ गलत भी कह रहे हो ना, झूठ मत बोलना, गलत अगर कह रहे हो ना तो माफी है, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। कुछ कहो तो सही, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है पहले तो ये सर ये बताओ। डैम्पिंग रेशियो नहीं पढ़ा अभी तक। सर पहली अच्छा दफा ही देखा है, ये ये पहली पहली दफा दफा अभी देखा, जेड टू वाली बी आई है ऑनेस्ट। तो। टू बी ऑनेस्ट यार, ये थोड़ा सा मतलब मैं तो बहुत लेट जा रहा हूँ। सो ये चलो खैर मैं बता देता हूँ कि ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी और ये, अच्छा अंडर डैम ओवर डैम ये बताएं, पहले ये बताएं। सर वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है और ओसिलेट करते हुए डैम्प करता है, इस तरह का कुछ फंक्शन होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सो ये कुछ हमारे पास तीन कैटेगरी होती है। तो जीटा जो होता है वो डैम्पिंग रेशियो होता है। ये डैम्पिंग रेशियो बेसिकली ये डिसाइड करता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये डिसाइड करती है कि आया क्या मेरे पास सिस्टम डैम्प्ड है, ओवर डैम्प है, क्रिटिकल डैम्प है, ये क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है। लेट सपोज जीटा की कोई ना कोई एक वैल्यू होती है और वो जीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 के बराबर हो जाती है, इसका मतलब है क्रिटिकली क्या है, ये डैम्प्ड है, इसका मतलब है क्रिटिकल डैम्प है।
क्रिटिकल डैम का मतलब ये है कि मेरे पास जो सिस्टम है, लेट्स सपोज ये मेरे पास सेट पॉइंट है, कोई ना कोई सिस्टम है, तो इसके अंदर ये क्या होगा, कोई ऑसिलेशन नहीं होगी। मतलब ये है कि फॉर आराम से ये जाके सेट पॉइंट पे आगे जाके बैठ जाएगा। सही? सर क्या कहते हैं इसको, जीटा? जीटा कहते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, इसका एक चीज होती है हमारे पास, जीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो इसका मतलब है सिस्टम अनडैम्प्ड है। और अनडैम्प्ड का मतलब ये है कि आपके पास इसका जो ग्राफ होता है वो कहाँ चला गया, मैं तुम लोगों को ज़रा दिखाऊँ तो अनडैम्प्ड, ANDAMP। यार इसकी इमेजेस क्यों नहीं आ रही मेरे पास? मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मुझे स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए। यार ये एक तो ये डैम्पिंग रेशियोज वगैरह मुझे मिल नहीं रहे हैं, इसके ग्राफ्स वगैरह मैं खुद भी थोड़ा सा भूला हुआ हूँ। तो खैर मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। अच्छा, लेट सपोज ये अनडैम्प का तो मुझे ग्राफ नहीं पता। खैर जीटा की वैल्यू अगर 0 तो अनडैम्प्ड हो, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है सिस्टम जो है अंडर डैम्प्ड है। अंडर डैम्प्ड है ये है कि मैं कुछ सर्च वगैरह करके आप लोगों को नेक्स्ट वाले में बता दूंगा। और अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है ओवर डैम्प्ड है। ओवर डैम्प्ड, ठीक है। ओवर डैम्प का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से, अगर ये मेरे पास सेट पॉइंट है तो ये कुछ इस तरीके से हल्का सा ओवरशूट करता है और वापसी आके बैठ जाता है। सो दिस इज माय ओवर डैम्प। अंडर डैम्प का मतलब ये है कि आपके पास अगर ये मेरे पास कोई सेट पॉइंट है, सिस्टम कभी सेट पॉइंट पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो भी मेरे पास सेट पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास अगर सेट पॉइंट है, तो ये कभी सेटलिंग पॉइंट पे आके सिस्टम मिलेगा ही नहीं। ये इस तरीके से आएगा और उससे बिल्कुल नीचे होगा। अगर अनडैम्प की बात करूं तो अनडैम्प का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर कोई डैम्पिंग ही नहीं है। सिस्टम के अंदर डैम्पिंग ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से नो आउटपुट होगा, जीरो आउटपुट होगा। तो ये कुछ इस तरीके से है। मैं फिर भी इसको सर्च वगैरह करता हूँ कि मुझे कुछ ये चीजें वगैरह मिल जाएं जीटा के एतबार से। सर इसी तरीके से दोनों नेचुरल, में ग्रेटर जीटा सर ये दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये अंडर डैम्प और ओवर डैम्प होंगे। गलत हो गया, गलत हो गया। जीटा लेस देन 1 अंडर डैम्प, जीटा ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्प। अब सही है, ये गलत हो गया मुझसे। अच्छा, उसके बाद नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्या? बेसिकली अगर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इसका। एक होता है हमारे पास सिस्टम का फोर्स रिस्पॉन्स, एक होता है हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स। अगर उस नेचुरल रिस्पॉन्स के अंदर लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास सेट पॉइंट है और वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो बेसिकली ये जो चीज आ रही है ये क्या है? एक ऑसिलेटरी बिहेवियर है। इस ऑसिलेटरी बिहेवियर के अंदर अगर ये मेरे पास इस सिस्टम का रिस्पॉन्स है, तो दैट्स कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये कहलाता है उसका फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है इसका दूसरा नाम है नेचुरल रिस्पॉन्स। अब इस नेचुरल रिस्पॉन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ रही है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। मतलब आप देख सकते हैं मल्टीपल आपके पास ऑसिलेशंस आ रही हैं। ये किस वजह से आ रही है? कि सिस्टम के अंदर मौजूद एक पैरामीटर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से आपके पास ये क्या आ रही है, आपके पास ये ऑसिलेशंस आ रही हैं। इसको फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, जब सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का टाइम एनालिसिस करेंगे, टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे। तो तब उसके वक्त मैं आपको इसको ओवर डैम, क्रिटिकल डैम, ये वगैरह ये सारी इन डेप्थ के अंदर आप लोगों को ये चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही समझ लो। दूसरा ये
कि आपके पास अगर मैं जो असल चीज थी हम उस असल चीज के ऊपर आ जाते हैं। वो असल चीज कुछ इस तरीके से है कि भाई कि ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है मैकेनिकल सिस्टम का। इसको एक मिनट, ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है मैकेनिकल सिस्टम। उसका क्या है 1/ms² प्लस k प्लस bs। तो ये मेरे पास है और ये मेरे पास क्या है एक ओमेगा n स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर। सो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। मुझे इस मैकेनिकल सिस्टम का क्या फाइंड आउट करना है, जीटा फाइंड आउट करना है और ओमेगा n फाइंड आउट करना है। अब असल चीज आ जाती है स्लैब के अंदर, जो फाइंड आउट करना है आपने, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब ये दो चीजें फाइंड आउट कैसे कर सकते हो? आपने क्या किया, मैकेनिकल सिस्टम हमें पता लग गया कि ये मैकेनिकल सिस्टम है। आपने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, काम किस तरीके से करेंगे, हम इस दूसरे को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए लाजमी सी बात है, ये जो एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट आया हुआ है और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट 1 है। तो पहले तो ये कोफिशिएंट यहाँ पर भी इस वाले के अंदर 1 करना होगा। तो 1 कोफिशिएंट करने के लिए आपने किया क्या कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में ये करता हूँ कि m से डिवाइड करवा देता हूँ, यानी कि इस डिनोमिनेटर को पूरे को m से डिवाइड करवा देता हूँ। तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एस ओवर एम हो जाएगा। इसी तरीके से ये के प्लस की साइन के ओवर एम हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका मैकेनिकल सिस्टम का डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब एस स्क्वायर को एस स्क्वायर के साथ कंपेयर करा तो कुछ भी नहीं आया, बट 2 जीटा ओमेगा एन को जब इसके साथ कंपेयर किया तो कुछ इस तरीके से आएगा कि 2, क्योंकि एस है 2 जीटा ओमेगा एन एस है ये, और ये सिंपल ओमेगा एन स्क्वायर है। तो 2 जीटा ओमेगा एन 2 जीटा ओमेगा एन बराबर हो गया किसके, बी ओवर एम के बराबर हो गया। बट अब यहाँ देख सकते हो ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के ओवर एम के। अगर ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो बराबर हो जाएगी के ओवर अंडर रूट एम के। सो आपके पास ओमेगा एन तो पता लग गया कि भाई ओमेगा एन अगर मैं सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो दिस इज माय फॉर्मूला। थीटा को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अब आप करते क्या हो, ये आपने पहले एक इक्वेशन लिखी थी ना, इस इक्वेशन के अंदर जो ओमेगा एन की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो और ये सिंपल सा है, आपके पास जीटा भी फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि इस चीज को यहाँ पुट करो, फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 जीटा ओमेगा एन ये आया था हमारे पास, तो ओमेगा एन की जगह आपने लिख दिया अंडर रूट के ओवर एम इज इक्वल टू बी ओवर एम। ठीक है जनाब, अब ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको ये वहां लेके चले जाओ तो ये कुछ इस तरीके से ये इधर डिवाइड हो जाएगा। सो बी ओवर एम डिवाइडेड बाय के ओवर एम, के ओवर एम 2 के ओवर एम, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा बी ओवर एम मल्टी 2 अंडर रूट के ओवर एम। सो दिस इज माय जीटा। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास जीटा आ जाएगा। ये मैंने सही लिखा है? चलिए, सबसे पहली इक्वेशन जो आपने पेज पे लिखी है ये गिवन होगी और ये दूसरी जो लिखी है ये स्टैंडर्ड है। नहीं ये मैं बता, ये वाली हाँ ये गिवन होती है, मतलब ये फाइंड आउट करते हो आप, ये स्टैंडर्ड होती है। दूसरा ये है कि 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, बी ओवर एम ही तो होता है, सही है, के
हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो। जी सर, आ रही है। यस सर। यस सर, आ रही है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया था, मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खैर, अब मुझे पता चला कि मैं ही खुद यहाँ से म्यूट हुआ हुआ था। अच्छा, प्रॉब्लम कुछ ये आई है कि ये मेरे पास एक फॉर्मूला है B/M, और ये निकाला है मैंने अपनी वो जो अप्रोच है ना, मैथमेटिकल अप्रोच, उससे निकाला है। बुक के अंदर यानी कि मैनुअल के अंदर आपको ये फॉर्मूला दिया गया है। अब इसके अंदर देख सकते हैं आप, B/M √K/M आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं M के अंडर रूट में आ रहा है। अब ये मोस्ट प्रोबेबली इनकी पावर्स वगैरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ ये इक्वेशन आई होगी, तो जो लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आंसर सही आएगा, जो लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आंसर तब भी सही आएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ एज सच इस तरीके से आप लोगों को कोई दुश्वारी वगैरह होगी नहीं। ठीक है। सो अब मैं करता ये हूँ कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई अब आप लोग सॉल्व किस तरीके से करोगे ये सारी चीजें। तो वो बतानी थी कुछ तरीके से कि मैं एक दफा, अच्छा ये बताइएगा पार्टिसिपेंट्स में, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी सर, 2-2। 2-2 आ रहे हैं, बस सही है। सो इस 2-2 के बाद मैं अब करता क्या हूँ कि अपनी ये जो स्क्रीन है ये स्टॉप कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अब मैं आप लोगों के साथ अपनी जो स्क्रीन है वो पीसी की वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो होस्ट इज enabled। एक तो मैंने ही है ना स्क्रीन का जो ऑप्शन है वही चेंज किया हुआ है, तो खैर मैं मैक होस्ट, यस, तो खैर
आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने किया ये है कि मैंने जो होस्ट है वो चेंज कर लिया है, सो आई कैन शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। थोड़ी सी मेरी एकदम तबीयत भी खराब हो गई, एकदम छींकें आना शुरू हुई है। सो भाई, मेरी अगर आवाज में आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो तो इग्नोर करना। अच्छा यार, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो आप लोगों को शायद शेयर हो रही हो, तो स्क्रीन तो शेयर हो चुकी है आप लोगों के साथ, ऐसा ही है? जी सर, आ गई। जी सर। एक गंदा सा लैपटॉप डेस्कटॉप आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो इस गंदे से डेस्कटॉप के सामने आपके पास ये कुछ आपके पास लैब आ चुकी है। तो जनाब मोहतरम, करना आपको कुछ इस तरीके से कि जितनी भी मैंने ये शुरू से लेके आप लोगों को ये अभी पेपर में सॉल्व करवाया ना, तो दैट वाज ऑल दीस थिंग। अब आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की बात। तो मैं यहाँ मैटलैब भी ऑन कर लेता हूँ। तो मेरा मैटलैब भी ऑन हो रहा है। सो अब करना ये होगा, आप देख सकते हो कि जो आपने ऊपर मैकेनिकल सिस्टम बनाया है ना, तो ये उसकी एक बहुत बड़ी डायग्राम आ चुकी है कि अगर आप ब्लॉक बाय ब्लॉक इस इक्वेशन को आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, बेसिकली दिस इक्वेशन टेल्स यू अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर mechanical system. So if you wanted to implement this equation piece by piece, so you can do this by utilizing this technique कि आप इस चीज को इस्तेमाल करते हुए क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो। यार प्रॉब्लम ये आ जाती है यार कि भाई ये जो सिस्टम की डायग्राम बनी है बहुत बड़ी है और मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि मैकेनिकल सिस्टम है, मैं क्यों ना उस मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बाय हैंड मालूम करूं, और बाय हैंड मालूम करने के बाद मैं क्यों ना सिंपल सी एक जो अप्रोच है उसको क्यों ना इम्प्लीमेंट कर दूं। सो अब करना क्या है, आप लोगों ने टास्क आपके पास गिवन है, ये मैकेनिकल सिस्टम में के बी वगैरह एक्स ऑफ टी एफ ऑफ टी ये सारी चीजें मौजूद है। क्या कह रहा है, फाइंड द जीटा, जीटा मालूम करना है एंड ऑल्सो सिमुलेट द डिस्प्ले एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। इसको सिमुलेट भी करना है, इसको रिजल्ट भी शो करना है इसका। सो यहाँ पे के और बी वगैरह और एम की सबकी वैल्यू दी गई है, आपने फाइंड आउट करना है क्या, ट्रांसफर फंक्शन, इसका रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैकेनिकल सिस्टम की जब सिमुलेशन करोगे आप, तो ये वाली सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करोगे, ये जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम आ रही है इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और यहाँ पर जो जो एम बी सी के वगैरह इन सब की जो इक्वेशंस है वो यहाँ पर आप प्लॉट करोगे। प्लॉट करने के बाद आपने स्कोप के ऊपर इनका रिजल्ट भी देखना होगा। ठीक है, रिजल्ट इस तरीके से करोगे, देखोगे कि ये आपके पास एक स्टेप है, ये एक स्टेप रिस्पॉन्स है, जिसको आप सिमुलिंग पे लिखोगे ना स्टेप, तो ये आ जाएगा वहां पर। अभी मतलब मेरा ऑन है नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखा भी देता कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा, लेकिन ये इस तरीके से कुछ हमारे पास चीजें आएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तमाम के तमाम लोग इतने तो चीते हैं कि ये इस ब्लॉक डायग्राम को बना सके। इलेक्ट्रिकल जब मशीन्स पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी, ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं, तो ये तो आपको पता लग जाएगा। सही है, मालूम कर लोगे ना भाई? यस सर। सर दूसरा वो ये है, ट्रांसफर फंक्शन है तुमने मैकेनिकल के लिए निकाला था? हाँ हाँ, ये वही है असल में। बेसिकली ये जो है ना हमने जो निकाला था दैट वाज दिस, ये जो चीज है ना ये इसकी ब्लॉक डायग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप, एक तो आपके पास दो तरीके कार हैं, आपने करना क्या होगा, ब्लॉक इसका ट्रांसफर फंक्शन तो हमें पता है, तो बाय यूजिंग हैंड कैलकुलेशन आपने क्या फाइंड आउट करना है, जीटा और ओमेगा नॉट मालूम करना है सबसे पहले तो। सही है, ये जीटा और ओमेगा नॉट मालूम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना होगा, एक स्क्रीनशॉट लगाना होगा जिसमें आपने ये पूरी ब्लॉक डायग्राम इंप्लीमेंट करनी होगी। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर, बल्कि मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता देता हूँ, मेरा ये ऑन हो जाए, ये शहजादा ये अभी भी ऑन नहीं हुआ है, तो जब ये ऑन हो जाता है तो मुझे कुछ चीजें बतानी है, वो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम इंप्लीमेंट करोगे। उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपने उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो और ये ब्लॉक डायग्राम एक उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। अब बात आती है टास्क 2 की।
तो टास्क 2 के अंदर ये आपके पास सर्किट डायग्राम मौजूद है। आपने मालूम करना है जीटा ओमेगा नॉट फॉर द गिवन सिस्टम एंड आल्सो डिस्प्ले इस रिजल्ट। तो ये ब्लॉक डायग्राम इसकी जब इंप्लीमेंट करोगे तो आप सिंपल पहले तो इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करोगे? ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद इसका जीटा और ओमेगा नॉट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें तो कोई फॉर्मूले गिवन नहीं है, मैकेनिकल के फॉर्मूले गिवन थे। तो मैंने आप लोगों को एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो क्या बताई थी कि जो भी ट्रांसफर फंक्शन आ जाए उसका डिनोमिनेटर लो, उस डिनोमिनेटर को एस स्क्वायर वाले 2 जीटा ओमेगा एन वाले फॉर्मूले से क्या करो, इक्वेट करो और वहां से जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू निकालो। तो वो सारी की सारी जो चीजें थी मैंने जो मैकेनिकल सिस्टम के लिए की थी वो आप खुद इंप्लीमेंट करोगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, इसका आपने क्या करना होगा, इसकी एक सिमुलेशन भी दिखानी होगी और इसका रिजल्ट दिखाना होगा। दूसरा ये कि जब आप ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए जो भी कैलकुलेशन वगैरह करोगे वो एक हैंड रिटन कैलकुलेशन होनी चाहिए। उम्मीद है आपको सब समझ में आ चुका होगा। अल फिर भी अगर ये ऑन हो जाता है तो मैं इसको ऑन करके बता भी देता हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, ये जो सर्किट डायग्राम इम्प्लीमेंटेशन है कहाँ की है, पहले तो ये मुझे बताएं। मुबारक हो, ऑन हो गया, मैटलैब ऑन हो गया। ये बता सकते हो ये कहाँ पर सिमुलिंक की बनी हुई है ना ये? भाई आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो खैर मेरा असाइनमेंट आपके सामने आ चुका है। ये मेरा एक असाइनमेंट था जो कि मतलब पे मैंने बना के देना था। इसको ये मेरे काम का है नहीं। सिमुलिंक को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको सामने ये एक दफा सिमुलेट करके दिखा भी देता हूँ। तो जनाब मोहतरम, यार अब तक किसी को कोई सवाल है तो पूछो जब तक ये ऑन हो रहा है। ऑन से याद आया, ऑन मौजूद है इस क्लास में? नहीं सर, और नहीं है सर। वो गेन वाला आपने कुछ इसके अंदर डायग्राम में बनाया था ना, वो क्या था सर, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, उसको मैं इम्प्लीमेंट करके बता ही देता हूँ। यार ये सिमुलिंक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं चाह रहा था कि 2:15 से पहले पहले क्लास खत्म हो जाएगी, कि 3 बजे मेरी एमएस की क्लास है, उससे पहले नाश्ता करना है। खैर उसको देखता हूँ यार, कुछ हो जाए। हाय हाय, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है भाई। सर ये स्टिमुलिंग वाली जो डायग्राम है पूरी, ये भी वही काम करेगी ना जो हम वहाँ कोड में टीएफ लिख के करते थे स्टेप रिस्पॉन्स निकालने हाँ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। सिमुलिंक ऑन हो जाओ। अरे यार बड़ा ही मतलब ये औखा कम है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और चीज भी बतानी थी यार। आप लोग जब स्कोप के रिजल्ट्स इम्प्लीमेंट करते हो ना तो उसमें होता ये है कि ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है स्कोप में। ठीक है,
स्कोप की जो स्क्रीन होती है आप इसकी सेटिंग करके इसको वाइड भी कर सकते हो, बट जब आप इसका स्क्रीनशॉट लगाते हो ना, आप लोग अक्सर औकात करते क्या हो कि वो ब्लैक चीज आ रही होती है, आप उसका स्क्रीनशॉट लगा देते हो। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि आपके सामने मैकेनिकल सिस्टम की जो सिमुलिंग इम्प्लीमेंटेशन है उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड उसको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने उसके रिजल्ट्स वगैरह अपलोड करने हैं। तो ये चीजें हमें फर्स्ट सेमेस्टर में बताई गई थी। आई डोंट नो आप लोगों को किसी ने बताई कि नहीं बताई, लेकिन जब भी स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करो तो भाई इन्वर्ट कर लिया करो, यानी कि चीजें ऐसे हो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर की कोई चीज आ रही हो या कोई डार्क कलर की चीज आ रही हो। आप लोग करते क्या, डार्क बैकग्राउंड पे लाइट सी स्क्रीन शो करते हैं, जब आप उसका रिजल्ट मतलब स्क्रीनशॉट जब उसका आप पेस्ट करते हो अपने मैनुअल के साथ तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये अक्सर गलती करते हैं आप सभी, तो ये ना हो तो ज्यादा बेहतर है। यार एक तो मेरे ख्याल से मैंने गूगल वगैरह ये सब भी ऑन किए हुए हैं ना, तो सारी रैम तो गूगल खा रहा है। इसको बंद करो। 2:05 में मैंने ऑन किया था, 2:06 11 मिनट हो गए। भाई मौजूद हो ना, सब लोग भाग तो नहीं गए? बस ये चीज बता दूं, उसके बाद चले जाना। यार ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और क्या हटाऊं? अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर कभी कुछ इम्प्लीमेंट किया है ये कमांड प्रॉम्प्ट पे? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। कभी नहीं किया? तो खैर चलो मैं यहाँ वाली चीज भी बता देता हूँ कि ये कमांड प्रॉम्प्ट आता कहाँ से है। ये कमांड प्रॉम्प्ट आता है यहाँ पर, जब आप होम पे जाते हो ना, तो जब आप मैटलैब ऑन करने के बाद जब न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से चीज खुल जाती है। तो दैट्स कॉल्ड एम स्क्रिप्ट। ये कमांड विंडो है, ये एम स्क्रिप्ट है। आप लोगों ने स्क्रिप्ट के ऊपर कभी काम नहीं किया होगा। तो मैं करता क्या हूँ कि ये जो मेरे पास स्क्रिप्ट है ये अनटाइटल्ड एम के नाम से, मैं इसके ऊपर कुछ चीजें आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीएलसी कहते हैं। उसके बाद एक चीज और एक और कमांड है जो हम लोग हर बार इस्तेमाल करते हैं, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है तो ये मैंने डिलीट किया। उसके बाद एक और चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज ऑल कहते हैं। तो ये तो समझो कि इसकी जेनेरिक नेम होते हैं। फिर उसके बाद मैं मैकेनिकल सिस्टम को बनाना चाह रहा था, तो लेट सपोज मैं एक वेरिएबल है एम, उसकी एक वैल्यू जनरेट कर देता हूँ, वो बराबर है 0.1 के। उसके बाद बी है, बी की एक कोई ना कोई वैल्यू दे देता हूँ, दैट इज माई 0.01 के। और ऊपर वाली जो वैल्यू उसको मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ। उसके बाद एक स्प्रिंग कांस्टेंट है के। चलो सिमुलिंग भी ऑन हो गया, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे भी समझा देना। उसके बाद वैल्यू के बराबर है हमारे पास कोने की वैल्यू, तो 0.05। एक मेरे पास ये के आ चुका है। अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करना है। तो ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक मैंने क्या किया कि एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसको मैंने नाम दिया SYS। उसको बराबर कर लिया किसके, TF के। और TF के अंदर होता क्या था भाई, एक अदर आपके पास है 1, डिनोमिनेटर 1 है। उसके बाद कॉमा होता था, कॉमा के बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट होता था।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला क्या है, एम एस स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एम स्पेस बी एस था, तो 0.1 नहीं बल्कि बी लिखा, फिर उसके बाद स्पेस और ये के लिखा। तो ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है। क्या ट्रांसफर फंक्शन की मैंने जो कमांड लगाई है वो सही लगाई है? ट्रांसफर फंक्शन का जो सिंटैक्स है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेप, उसके बाद सिस कर दिया, SYS, और फिर इसको मैंने क्या किया, रन किया। तो रन करने के लिए यहाँ पर एक और चीज होती थी, ये क्यों नहीं जा रहा, प्लॉट्स है, प्लॉट्स के बाद ऐप है, ऐप के बाद मैं इसको यहाँ कर लेते हैं, पब्लिश है, एडिटर है, एडिटर में जाके जब मैंने इसको रन किया, एड टू पाथ, तो ये कुछ आपको रिजल्ट शो करेगा। देख रहे हो, ये ट्रांसफर फंक्शन नीचे शो भी कर दिया इसने, उसका स्टेप रिस्पॉन्स ये शो करेगा। तो ये कोडिंग के तरीके से, अब देखो ये यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा है, तो ये उसका स्टेप लेगा, तो कुछ ना कुछ ये बता देगा। तो इस तरीके से आप कमांड विंडो के अंदर आप पूरा कोड लिखो, रन करो, तो ये हो जाएगा। अगर ये नहीं करना तो सिमिलिंग ऑन हो चुका है। सिमिलिंग के अंदर साथ मुझसे पूछ रहा था कि भाई सर ये जो चीज है गेन, ये क्या चीज है? तो सिंपल ये मल्टीप्लायर है, ये मिल जाता है आपको यहाँ पर कहीं पे भी। सबसे पहले इस चीज की बात करते हैं, ये क्या चीज है, दैट्स कॉल्ड स्टेप। तो यहाँ पर बीच में या तो लाइब्रेरी में जाके डबल क्लिक, लाइब्रेरी में जाके क्लिक करो तो आ जाएगा, वरना तो ये है, क्या हो गया, लो जी मैटलैब भी हैंग हो गया, आ गया, बल्कि आ गया। सो ये मेरा कुछ स्टेप रिस्पॉन्स आया किसका, ट्रांसफर फंक्शन का। तो आप चाहो तो कमांड लाइन के जरिए से भी कर सकते, मतलब ये कमांड के जरिए से भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि इसकी एक सिमुलिंग ब्लॉक डायग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये वाले ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे थे कि ये ब्लॉक कहाँ से आएगा। तो दिस ब्लॉक इज स्टेप ब्लॉक। तो स्टेप ब्लॉक आएगा, यहाँ पर सिमुलिंग में गए, डबल क्लिक करा बीच में, स्टेप लिख दिया, स्टेप के ऊपर क्लिक किया, तो ये आपके पास स्टेप आ गया। सो ये क्या आ गया, स्टेप आ गया। गेन की बात हो रही थी कि ये जो चीज है इसको आपने नाम दिया गेन, मैंने दिया हुआ है, तो ये गेन आ जाएगा। तो गेन किस तरीके से आएगा, डबल क्लिक, भाई आप लोग मौजूद हो ना या नहीं? मैं जो चीजें कर रहा हूँ यहाँ पर बस अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ या फिर मौजूद है? सर मौजूद है। तो ये यहाँ पे आपने लिखा गेन, गेन में जाके आपने पहले के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये गेन आ जाएगा यहाँ पर। गेन को क्या करो, कंट्रोल, बल्कि नहीं, इसके अंदर एक चीज होती है, राइट क्लिक करो, तो इसके एरोज, इसमें आप इसको फ्लिप, रोटेट वगैरह सब चीजें कर सकते हो। तो राइट क्लिक करके इसके अंदर रोटेट शोटेट वगैरह का ऑप्शन होता है, आप उसको भी आप देख सकते हो। दूसरा ये है कि इसके अंदर ये इंटीग्रेटर है, तो आप इंटीग्रेटर लिखोगे तो वहां पर आ जाएगा, इंटीग्रेटर लिखोगे तो वहां आ जाएगा। और ये है सब्ट्रैक्ट, आप इसको सब्ट्रैक्ट लिखो, या यहाँ पर एक चीज होती है ऐड का ऑप्शन आता है, तो डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा ऐड, तो ऐड के अंदर ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ऐड भी आ जाएगा, ये ऐड आ चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज में गए तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दो चीजों को ऐड कर रहा है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज आ ही जाती है, आई क्यों नहीं, आ गई। उसमें आपके पास क्या आ रहा था, एक प्लस है, दो माइनस है। तो आप क्या गए, इसके ऐड में गए, डबल क्लिक करा, पहला प्लस दो माइनस ऐड किया, एंटर किया, तो ये दो माइनस आ जाएंगे, ये दो माइनस आ चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ, तो ये बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात इंटीग्रेटर की। ठीक है, तो इंटीग्रेटर के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ INT, ये इंटी, बस ये मैंने INT लिखा और ये इंटीग्रेटर आ गया।
दैट इज माय 1/s। वो ठीक है गेन में जनाब। आपके इनके अंदर 1/m लिखा हुआ है, दूसरे में b, और ये वेरिएबल होते हैं, हम खुद डिफाइन करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये वेरिएबल डिफाइन करने की चीज आ जाती है यहाँ पर। अब अब आपने यहाँ पे लिखा है 1/m आ रहा है ना, तो आप 1/m नहीं लिखो, 1 डिवाइड बाय उसकी जो भी साइन है वो मतलब वैल्यू लिख दो। लेट सपोज m की वैल्यू 0.1 है, तो ये k की वैल्यू आ गई जो गेन है आपका। अगर मैं उस वैल्यू को देखना चाहता हूँ कितनी आ रही है, तो ये बता भी दिया उसने। सही सर, समझ बेसिकली गया। वो m की वैल्यू आएगी यहाँ पर। एक चीज ये स्कोप का पता चला था कि स्कोप कैसा आएगा, तो यहाँ लिखा आपने स्कोप, ये स्कोप आ गया। अब आपने इस स्कोप के ऊपर नंबर ऑफ इनपुट्स, मैंने 2 सिग्नल एक साथ देखने हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2। तो 2 इनपुट्स आ जाएंगे मेरे पास। 2 किस वजह से कि मैं इनपुट को भी देखना चाहता हूँ, जो कि इनपुट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ रहा होगा, और एक आउटपुट भी देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, 2 सिग्नल को एक साथ देखूंगा। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप ये बआसानी ये वाली एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये वाली ब्लॉक डायग्राम। हाँ अलबत्ता ट्रांसफर फंक्शन फॉर दैट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अगर इंप्लीमेंट करना है तो वो किस तरीके से होगा, ये समझे। में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स आया, अब आपने उसका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करना है। मैंने यहाँ लिखा ट्रांसफर, तो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ये देख सकते हो ट्रांसफर FCN, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है मेरे पास। अब आपने इनकी वैल्यूज को एडिट सब लिखना है, तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर अमेंडमेंट कर देंगे। न्यूमिनेटर 1 है तो 1 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में एक और चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 + 3। ये किया, एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया जिसका नम भी है, इसका डैन भी है। पूरा करूंगा, बड़ा करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू भी शो कर देगा। सर ये ऊपर वाली ये ब्लॉक डायग्राम बनाने का क्या मकसद है? सिखाने के लिए कि अगर लेट सपोज कभी आप खुदा ना खास्ता कंट्रोल सिस्टम में चले गए, और आपको बस ये है कि अब बहुत सी जगह ये है कि आपको पूरा ट्रांसफर फंक्शन नहीं चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन का सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, और वो एलिमेंट आपने फर्दर कहीं यूज करना है, तो उस चीज के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल की गई है ये वाली ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, आप चाहो तो इस पूरे का ये पूरे का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करो, उस ट्रांसफर फंक्शन को यहाँ पे सिमुलिंक में ऐड कर दो। सही, जो गेन में b और k है, इनमें b और k की वैल्यूज हैं जो हमें असाइन की गई हैं। बिल्कुल, K1 B.2 M.1। अच्छा सर, ये स्टिमुलिंग की जो डायग्राम बनी हुई है, ये इससे ऊपर वाले पेज में जो फिगर है उसकी डायग्राम है, या ये टास्क 1 की डायग्राम है? ये क्योंकि वाली दोनों में टास्क 1 फोर्स की की डायग्राम है, डायरेक्शन, ये टास्क 1 की डायग्राम है। क्योंकि टास्क 1 और ऊपर वाली जो फोटो है वो दोनों तकरीबन एक जैसी ही है, लेकिन दोनों में फोर्स की डायरेक्शन अलग है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? कहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। F जो है आपके पास वो अब चेंज हो जाएगा, तो ये है कुछ चीजें इसके अंदर। लेकिन ये वाली जो डायग्राम है ना, उसके लिए अब ये इस्तेमाल करो चलेगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल, तो आप लोगों को परेशान किए बगैर मैं फिर आप लोगों को छुट्टी देता हूँ। जैसे लैब पार्ट 1 में इलेक्ट्रिकल में सर इलेक्ट्रिकल में बस ये ट्रांसफर फंक्शन वाला काम करके उसका आउटपुट लेना है, मतलब स्कोप लेनी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। सही है सर। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अब कुछ बताने की और मतलब और लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता 2:30 बज रहा है, सो खैर आप लोग भी एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय ही करता हूँ। सही है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे रिंग कर, मतलब व्हाट्सएप पे पूछ लिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ओके तो सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही भाई। अच्छा, 1 हफ्ता है आप लोगों के पास, तो 1 हफ्ते के अंदर आप लोग इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। दूसरा यह है कि भाई अटेंडेंस का तरीकेकार, मैं जरा इसको स्टॉप कर दूं।